गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए। तो फिजिक्स में आपके पास 5 टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि विद्युत धारा से रिलेटेड हैं और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, इनमें से एक ओम का नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोधों का संयोजन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और विद्युत धारा से चैप्टर से समझ लीजिए न्यूमेरिकल तो एक से और आना ही आना है। ठीक है, तो इसका पूरा चैप्टर कराया जाएगा और साथ में न्यूमेरिकल भी पढ़ाया जाएगा। तो आइए आज देख लेते हैं पहले थ्योरी। तो थ्योरी में आज हम देखेंगे विद्युत धारा। आपको यहाँ थोड़ा चमक रहा होगा, ये धारा लिखा हुआ है। ठीक, क्या लिखा है? धारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका विद्युत धारा है। सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत धारा। पेन कलम निकाल के कॉपी निकाल लीजिएगा और आराम से जैसे हम लिखते जाते हैं वैसे आप लोग भी लिखते जाइएगा। ठीक है, लिखने से क्या होता है, आपका दिमाग जो होता है पूरी तरह से कंसंट्रेट रहता है, आपका दिमाग इधर उधर भागता नहीं है। जब दिमाग इधर उधर नहीं भागेगा तो हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। आई बात समझ में? तो चलिए देख लेते हैं विद्युत धारा क्या होती है। देखिए, विद्युत धारा की जो परिभाषा होगी उसे हम एक बिल्कुल सिंपल वे में लेके चलेंगे। आपको पता है विद्युत धारा को जो प्रदर्शित करते हैं आई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप कहीं स्मॉल आई देखेंगे तो कहीं कैपिटल आई देखेंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, आप कैपिटल आई से ही यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो I बराबर होता है Q बटे टी होता है। I बराबर क्या होता है? Q बटे टी होता है। जहां जो आपका T है, T क्या होता है? समय होता है। T क्या होता है? समय होता है। ठीक है, T आपका क्या होता है? समय होता है और Q आपका क्या होता है? आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, और I क्या होता है? विद्युत धारा होती है। क्या होती है? विद्युत धारा होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसकी परिभाषा हम कैसे बताएं, क्योंकि परिभाषा आप लोग रटा करते हैं। ठीक है, तो आप फार्मूला से ही परिभाषा रटने की प्रवृत्ति बनाइए और बनाने की प्रवृत्ति बताएं, रटने की तो बात छोड़िए। देखिए ध्यान से समझो, अगर हम समय को एक मान ले, 1 सेकेंड मान ले, और 1 सेकेंड को फिजिक्स में बोला जाता है एकांक समय। क्या बोला जाता है? एकांक समय। अब यहीं से परिभाषा बन जाएगी। किसी चालक में किसी चालक में किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आया होगा? हमने क्या बताया कि विद्युत धारा क्या होती? किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। आई बात समझ में? तो अगर आपने इतना याद कर लिया I बराबर Q बाई टी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो क्या समझ में आया कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं, इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं पे मात्रक की बात की जाए तो मात्रक कैसा होता है। देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, तो लिखेंगे कूलाम। बटे का मतलब क्या होता है? प्रति। नीचे समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड।
तो धारा का मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति सेकेंड, और इसे हम बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं, जिसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। कहीं भी आपको कैपिटल ए दिखा मिल जाए तो उसे कहते हैं एम्पियर कहा जाता है। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, किसी कोई डाउट है? नो प्रॉब्लम, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर राशि की बात करते हैं तो ये कैसी राशि? राशि का मतलब होता है सदिश राशि और अदिश राशि। तो धारा आपकी कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। धारा हमारी कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आइए अगली कड़ी में चलते हैं हम। नेक्स्ट है, देखिए यहीं पे आपका एक न्यूमेरिकल भी बनता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनेगा और ऑप्शन में पूछा जाता है। तो पहले न्यूमेरिकल के लिए देख लिया जाए। ये क्या है न्यूमेरिकल के लिए? जैसे Q बराबर क्या होता है? NE होता है। इसे नोट में लिख लेना। ठीक है, नोट में लिखिएगा Q बराबर होता है NE। क्या होता है? Q बराबर NE। जहां Q क्या होता है? आवेश होता है, ये सभी को पता है। N क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? संख्या होती है। और E बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ये हमेशा रख लीजिएगा E की वैल्यू में। बात समझ में आई होगी? ठीक है, दूसरी बात यहीं पे लिखना नोट में ही। अगर कह दिया जाए चालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, चालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता शब्द आ जाए, या फिर अगर कह दे चालक में इलेक्ट्रॉन की कमी शब्द बोल दिया जाए। अगर चालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता कह रहा है तो उसकी जो प्रकृति होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। कैसी प्रकृति होती है? ऋणात्मक प्रकृति की होती है। वहीं पे अगर चालक में इलेक्ट्रॉन की अगर कमी कह देता है तो वो कैसी प्रकृति का होता है? धनात्मक प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? धनात्मक प्रकृति का होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बता रहे हैं कि चालक में यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता शब्द कह देगा तो ऋणात्मक होता है, क्योंकि आपको पता है जैसे कोई भी आपका क्या होता है, यहाँ पे x कोई भी तत्व होता है, अगर वह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस पर ऋणावेश आता है। ऋणावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ऋणावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। लेकिन वहीं पे अगर किसी से इलेक्ट्रॉन से चला जाता है तो उसको कहते हैं धनावेश। धनावेश का मतलब होता है अगर मान लो इसमें से 20 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 19। तो यहाँ पे 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कि नहीं? यहाँ 20 था, यहाँ 19 हुआ। इसी का कहते हैं धनावेश प्रकृति। धनावेश प्रकृति में हमेशा इलेक्ट्रॉन कम रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। एक सवाल मैं यही दे रहा हूं आपको जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऑप्शन में अक्सर पूछा जाता है। कहता है क्या कहता है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ठीक है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो अब आप इसमें देख सकते हैं
तो होता क्या, यहाँ पे दिया क्या है, 1 कूलाम आवेश दिया है, मतलब आपका Q बराबर क्या दिया है, 1 कूलाम दिया है। कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब N को निकालना है, और आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना पता होता है, इतना 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे हमें N का मान निकालना है, तो Q बराबर आपने पढ़ा हुआ, इसे क्वांटीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। आप कभी भी पूछ सकता है क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो वहां पे आप ये फार्मूला लिख सकते हैं कि क्वांटीकरण के सिद्धांत का जो फार्मूला होता है Q बराबर Na होता है। आई बात समझ में। किसी कोई डाउट है? यहाँ पे जो E होता है उसे मूल इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल इकाई कहा जाता है। तो जो आवेश होता है वो मूल इकाई का हमेशा पूर्ण गुणज होता है। यहाँ n का मान क्या हो जाएगा, पूर्ण गुणज, यानी एक पूर्णांक संख्या आ जाएगी। आई बात समझ में। एक कौन सी संख्या आएगी? पूर्णांक संख्या आएगी। ऋणात्मक, धनात्मक, जीरो, कोई भी संख्या आ सकती है। अब देखिएगा यहाँ n का, Q का मान कितना है, 1 दिया हुआ है। n का मान कितना है, निकालना है। E का मान कितना है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 दिया हुआ है। ये आपका इधर भाग में जाएगा, तो 1/1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 दिया है, बराबर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा, n। तो अब ध्यान से समझिएगा, जो n बराबर होगा इसको इधर ले जाएंगे, 1/1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 आ जाएगा। देखिए ये पावर वाली संख्या आपकी कहाँ जाएगी, अंश में ले जाएंगे। जैसे अंश में ले जाएंगे तो जो ये माइनस दिया है ये प्लस में हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 1 गुणते 10 की पावर 19 प्लस में, और बटे 1.6 ही रहेगा। यहां से दशमलव हटेगा तो ऊपर क्या पहुंचेगा, 0 पहुंचेगा। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10/16 गुणे 10 की पावर, यहाँ पे 18 कर लें, 1 0 आपका इधर आ जाएगा, मतलब 1 0 ये ले लिए। यहाँ पे 18 0, 19 0 थे, 19 0 में से आपने 1 0 कम कर दिया, तो वो 0 आपने यहाँ रख दिया, तो कितना हो जाएगा, 100/16। अब 16 का भाग दीजिए 100 में, ठीक है। 16 का भाग दीजिए तो कितना आएगा, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 मतलब 6 बार जाएगा, ठीक है। घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 दूनाई 32 2 बार जाएगा। फिर आप कितना आएगा, इसमें 8 आ जाएगा, एक खत्म। दशमलव लगा, 0 बढ़ाएंगे, 16 पंचे 80। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6.25 गुणे 10 की पावर 18, ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक कूलाम आवेश में हमेशा 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई बात समझ में। इसी प्रकार से ये सारे सवाल आते हैं, आप आराम से लगाइएगा। देखिए कभी कभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देगा तो आवेश पूछेगा, और आवेश दे देता है। ई का मान तो हमेशा फिक्स होता है। ये ई का मान जो होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ये आपका क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। अब इनमें से या तो 1 कूलाम या आवेश देगा, या तो En देगा, और दो में से कोई एक निकलाएगा, और यही फार्मूला हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। आई बात समझ में। किसी को कोई डाउट है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगली कड़ी में। स्टूडेंट्स लाइट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अभी पीछे परछाई मार रहा होगा वो उसे कल कर देंगे, ठीक है। देखिए विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर क्या होता है, ठीक है। विद्युत विभवांतर क्या होता है, आप ध्यान समझना, यहां पे मैं विभवांतर को ही पढ़ाऊंगा, ठीक है।
लेकिन होता क्या है, एक वैद्युत विभव होता है, दूसरा विद्युत विभवांतर होता है। आई बात समझ में? विभव होता है, एक विभवांतर होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे विभवांतर बताऊंगा। विभवांतर क्या होता है? ठीक है, जैसे मान लीजिएगा एक बिंदु ए ये है, एक बिंदु ये क्या है, बी है। आई बात समझ में? हमें क्या करना है, यहां से इस बिंदु से इस बिंदु तक किसी आवेश को ले जाना है। किसी आवेश को क्या करना है, ले जाना है। मान लो क्यू आवेश को ले जाना है, तो ए से बी तक जाने में कोई ना कोई हमारा कार्य होगा। कोई ना कोई क्या होगा, कार्य होगा। तो वो कार्य ही क्या कहलाता है, विभव होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि V बराबर होता है W अपान क्यू। V बराबर क्या होता है, W अपान क्यू। तो यहां परिभाषा बना सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में क्या लिख सकते हैं, वैद्युत वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक देखिए परिभाषा में थोड़ा संशोधन कर रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, एकांक आवेश। अभी लास्ट में लिखेंगे तो परिभाषा मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यहाँ पे विद्या वाला द्या होता है। ठीक है, आप लोग इतना विशेष कर ध्यान देना। ठीक है, थोड़ी लिखावट में वो घा जैसे बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एकांक यानी आवेश को आप क्या मान लेंगे, एक कूलाम मान लिया हमने। क्या मान लिया, एक कूलाम मान लिया। तो इसे एकांक आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, एकांक आवेश बोलेंगे। एकांक आवेश बोलेंगे। तो कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही आपका क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इससे आप V से या डेल्टा V से दर्शा सकते हैं। आई बात समझ में? डेल्टा V से दर्शाया जाता है, लेकिन कहीं अगर सवाल में जैसा दे देता है तो आप V ही लिख के सवाल सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में? किसी कोई डाउट है? अगर यहाँ पे राशि की बात करेंगे तो राशि कैसी होती है, अदिश राशि होती है। जो विभव होता है, विभवांतर कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब इसके बाद हम इसका मात्रक अगर जानना चाहें, क्या जानना चाहें, मात्रक। तो मात्रक क्या होता है, W का मात्रक क्या होता है, जूल। एक कार्य होता है तो जूल प्रति कूलाम आएगा। क्या आएगा, जूल प्रति कूलाम। अथवा इसी को वोल्ट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, एक वोल्ट कहा जाता है। आई बात समझ में? तो जूल प्रति कूलाम कहे या फिर वोल्ट कहे, उसे हम वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर का मात्रक कहते हैं, जिससे इसे नापा जाता है। ठीक है, अगर एक प्रश्न यहां और पूछा जा सकता है, किसी परिपथ में, ध्यान देना नोट में बता दे रहा हूं यहीं पे तुरंत, कि विभव को नापने के लिए विभवांतर को जब नापा जाता है तो उसमें कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना, विभवांतर को नापने के लिए या मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं,
वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर को प्रयोग करते हैं। अगर यहीं पे धारा को मापने के लिए बात की जाए कि धारा को किस में नापते हैं, तो धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ए मीटर का प्रयोग करते हैं। किससे प्रयोग करते हैं? ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको ये भी पूरा टॉपिक क्या हुआ? क्लियर हुआ। ठीक है, किसी कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, राइट, कमेंट कर दीजिएगा, हम उसे अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे, राइट। अब आगे चलते हैं हम ओम का नियम। ओम का नियम आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बहुत बहुत क्या है? महत्वपूर्ण है। इसमें जितने स्टार लगाना हो लगा लीजिएगा, जितने स्टार लगाना हो लगा लीजिएगा, पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा बनता है। ओम का नियम आई बात समझ में कि ओम का नियम क्या होता है? देखिए, ओम का नियम होता क्या है? कोई आपकी एक चालक तार होगी, कोई एक क्या होगी? चालक तार। चालक तार का मतलब होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, जिसमें धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। आपके घरों में भी बहुत सारे चालक तार होंगे, ठीक है, जिनमें करंट प्रवाहित होता है, यानी घर में जो वायरिंग की हुई होती है वही आपकी क्या होती? चालक तार होती है। आई बात समझ में? तो अब ध्यान से समझना ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, ओम का नियम ये कहता है ध्यान दीजिएगा, V समानुपाती I होता है। आई बात समझ में? ओम का नियम है V समानुपाती I। इतना याद रख लो, ओम का नियम खत्म। सिर्फ इतना जिसको याद हो जाए, ओम का नियम यहीं से क्या हो जाएगा? समाप्त। तो ध्यान से समझो, किसी चालक की यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, ये कंडीशन याद रखना। भौतिक अवस्था का मतलब होता ताप और उसके दाब में। कोई चालक है, उसके ताप दाब में, उसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के मध्य, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है, ठीक है, यानी V समानुपाती I। अब आपको पता है फिजिक्स का रूल होता है, जब भी कोई समानुपाती चिन्ह हटाया जाता है तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, वो होगा R। तो क्या होगा? R एक क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आएगा। ठीक है, R क्या आएगा? कांस्टेंट। तो I इसके बटे में आएगा तो V अपान क्या आ जाएगा? I बराबर R। यही आपका क्या होता है? ओम का नियम होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, किसी चालक में
किसी चालक में किसी चालक के मध्य लगने वाला विभवांतर, यानी किसी चालक में दो बिंदुओं के मध्य के जो विभवांतर होता है और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, हमेशा क्या होता है, नियत होता है। उसे हम किससे, आर एक नियतांक होता है, ठीक है, तो फिक्स होता है। यहां पे जो एक नियतांक आया है वो एक समानुपाती नियतांक होता है, जहां जहां आर एक समानुपाती नियतांक होता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। आई बात समझ में? किसी कोई डाउट? ये भी आपका ओम का नियम है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसको क्या कर लें, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। A to Z सारे अक्षर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई रहा होगा, नीट एंड क्लीन। मस्त पढ़िए, बिंदास पढ़िए, मजे से पढ़िए, रजाई के में घुस के पढ़िए, जहां जहां घुस जाना हो घुस जाओ, बस पढ़ो। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा क्या आता है, प्रतिरोध आता है। क्या आता है? प्रतिरोध। देखिए, प्रतिरोध की परिभाषा आप वहीं से बना सकते हैं जहां से अभी हमने बताया था। तो प्रतिरोध जो R होता है वो क्या होता, V अपान क्या होता, I। तो कह सकते किसी चालक में बहने वाली धारा, नहीं ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसके जो ओम का प्रतिरोध का बनाएंगे, ठीक है। तो यानी लिखेंगे किसी चालक के मध्य, किसी चालक में दो बिंदुओं के मध्य लगने वाले विभव तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का अगर मात्रक निकालना चाहें, इसका मात्रक निकालेंगे तो वोल्ट प्रति एम्पियर, लेकिन इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर भी आपका सही होगा, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी पूछ लेता है, 2-3 मात्रक दे देगा और उसमें कहेगा कौन गलत है या कौन सही है, ठीक है। ओम को आप ऐसे भी दर्शाते हैं, ये ओम ऐसा भी दर्शाया जाता है, ये भी ओम का क्या होता है, चिन्ह होता है। आए बात समझ में? तो समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे स्टूडेंट। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा एक अंतिम टॉपिक आ रहा है, प्रतिरोधों का संयोजन आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रतिरोधों का संयोजन। अच्छे से समझिएगा। प्रतिरोधों का जो संयोजन किया जाता है वो 2 प्रकार से किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से? 2 प्रकार से।
पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। पहला होता आपका श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। क्या होते हैं, आई बात समझ में? तो आइए देख लेते हैं। श्रेणी क्रम को पहले पढ़ेंगे हम, किसको? श्रेणी क्रम को। पहले हम किसको पढ़ेंगे? श्रेणी क्रम को, श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए, परिभाषा बताने से पहले मैं इसको सिखाना चाहूंगा। मान लीजिए आपने 3 प्रतिरोध लिया, एक प्रतिरोध हमने ये लिया, ये प्रतिरोध का चिन्ह होता है, ठीक है। दूसरा प्रतिरोध हमने यहीं पे ले लिया, ये ले लिया। अगला प्रतिरोध हमने ये ले लिया, ठीक है। हमने क्या लिया? 3 प्रतिरोध। तो तीनों प्रतिरोधों को एक दूसरे से जोड़ दे, यानी पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा, इसका ये दूसरा, इसका ये पहला सिरा, इसका ये दूसरा सिरा, इसका ये पहला सिरा, इसका ये दूसरा सिरा। आई बात समझ में? तो ध्यान से समझना, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और अगले प्रतिरोध के पहला सिरा को अगर जोड़ दें, इसी प्रकार अगले प्रतिरोध का पहला सिरा और उसके अगले प्रतिरोध का पहला सिरा, सॉरी, इसका दूसरा सिरा और इसका पहला सिरा जुड़ेगा, ये तो इसे कहते हैं श्रेणी संयोजन। इसे क्या कहते हैं? श्रेणी संयोजन। और इसमें हम क्या कर देते हैं? वी वोल्ट की कोई लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, वी वोल्ट की बैटरी लगा देंगे। तो यहां से आई धारा जाएगी, तो ये जो धारा जाएगी वो इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, और पुनः आपका यहां से धारा आएगी। ये बैटरी का प्लस पॉइंट होता है, ये बैटरी का माइनस पॉइंट होता है। देखिए यहां पे क्या होता है, R1 इसे मान लेते हैं, इसका प्रतिरोध R2 मान लेते हैं, इसका प्रतिरोध R3 मान लिया जाए। दूसरी बात यहां पे ये समझना है कि जो श्रेणी क्रम होता है उसमें विभव का मान सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इसका, क्योंकि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर हमेशा क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? V1 विभव, इसका विभव क्या मान लेते हैं? V2, और इसका विभव क्या मान लेते हैं? V3 मान लिया जाए, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, इसकी परिभाषा हम बता दे रहे हैं, लास्ट में बताएंगे, पहले पूरा देख लें। अगर यहां से धारा आई जाएगी, सॉरी, यहां से अगर विभव क्या होगा? V होगा, तो सभी विभवों का योगफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो जो विभव होगा V बराबर होगा, वो V1, V2, V3 सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा, ठीक है। चूंकि आपको पता है V बराबर होता है IR होता है। अगर यहाँ I1 है तो यहाँ प्रतिरोध R1 होगा, क्योंकि धारा का मान सभी में I जा रहा है। अगर यहाँ V2 होगा तो यहाँ क्या होगा? IR2 आ जाएगा, धारा का मान सभी में बराबर होगा। यहाँ पे V3 आएगा तो यहाँ पे IR3 आएगा, धारा का मान सभी में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। तो अगर हम इनका सब यहाँ पे रख दें तो V बराबर होगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। तो देखिए I यहां से कॉमन होगा, तो V बराबर होगा IR1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, I बटे में आएगा, तो V बटे I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा, ठीक है। और V बटे I आपके किसके बराबर होता? R के बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यही आपका होता है तुल्य प्रतिरोध। क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध कह सकते हैं, या फिर परिणामी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट, यानी परिणामी प्रतिरोध कहा जाता है। बात समझ में आई?
तो ये रहा। अब इसकी परिभाषा क्या बन रही है? ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़ा होता है उसे श्रेणी संयोजन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आप पूरा लिख सकते हैं। यहीं पे आपको लिखना है, 2 नोट पॉइंट लिखा दे रहा हूं। इसमें क्या होता है, धारा का मान क्या होता है? समान होता है, और विभव क्या होता है? असमान होता। विभव या विभवांतर असमान होता है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। आई बात समझ में? तो श्रेणी क्रम में जो धारा का मान क्या होता है? असमान होता है, लेकिन वहीं पे धारा का मान समान होता है और विभवांतर का मान क्या होता है? असमान होता है। आई होप समझ में आया होगा। अगला है, सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए बहुत अच्छा प्रयास करते रहेंगे और करेंगे भी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसी क्रम में समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन देख लीजिए। समांतर क्रम संयोजन कैसा होता है? मान लें एक प्रतिरोध ये आपका दिया है, दूसरा प्रतिरोध ये दिया है और तीसरा प्रतिरोध ये दिया है। इसमें सभी प्रतिरोध का जो पहला बिंदु है किसी एक जगह जोड़ दिया जाए। ये यहां से जोड़ दें, दूसरे वाले को भी किसी दूसरे बिंदु से, एक ही बिंदु से जोड़ देंगे। ये सब जुड़ा, इसका सभी इस बिंदु से जुड़ा, इसका दूसरा सिरा एक बिंदु से जुड़ गया, तो इसे कहते हैं समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। अब यहां मान लीजिएगा ये एक बैटरी लगा दिया गया है V वोल्टेज की। यहां पे जो विभव का मान होता है वो सभी में समान होता है। विभव का मान सभी में क्या होता है? समान होता है। ठीक है, ये R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं, इनका R3, यानी प्रतिरोध सबका क्या है? अलग अलग। यहां से मान लीजिएगा I धारा जा रही है। ठीक है, I धारा जा रही है, तो मान लें इसमें I1 धारा चली गई। भाई अलग अलग जाएगी, ठीक है, किसी में कम जाएगा, किसी में ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो इसमें I2 धारा चली गई और इसमें कौन सी धारा चली जाएगी? I3 धारा जाएगी। आई बात समझ में? तो अगर यहाँ पे संधि का नियम लगा दिया जाए कि जितनी धारा यहाँ आ रही है उतनी ही धारा यहाँ से निकलेगी, तो ये धारा और इन धाराओं का योगफल क्या होगा? बराबर होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, इसे A मान लें और इसे क्या मान सकते हैं? B। ठीक है, तो बिंदु A पर संधि के नियम से लगा सकते हैं। तो इसमें जो धारा निकालेंगे I बराबर होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के क्या होगा? बराबर होगा। फिर वही रूल यहां पे लग जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR होता है। ठीक है, तो यहां से I का मान निकालेंगे तो V बटे R आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो I का मान निकालेंगे V बटे R आएगा।
चूंकि आपको पता है इसमें विभव का मान सभी का समान है तो विभव समान रहेगा। I1 धारा है तो R1 प्रतिरोध है तो I1 धारा R1 प्रतिरोध, I2 धारा R2 प्रतिरोध और I3 धारा R3 प्रतिरोध होगा। और यही सारे मान आप यहां उठा के रख देंगे तो I बराबर क्या होगा, V बटे R1, V बटे R2 और V बटे R3। यहां से V कॉमन है सभी में तो कॉमन लिया जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 आएगा। ये इसके बटे में जाएगा तो I बटे क्या होगा, V बराबर 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3 और ये 1 बटे R के बराबर होगा तो यहाँ लिखेंगे 1 बटे R बराबर 1 बटे R बराबर 1 बटे R1, 1 बटे R2 और 1 बटे R3 आ जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, ये परिणामी जो प्रतिरोध होता है उसका क्या आया है, व्युत्क्रम आया हुआ है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहां पे हम परिभाषा क्या बना सकते हैं कि ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो तो उसे समांतर संयोजन कहते हैं। समांतर संयोजन कहते हैं। इसमें 2 पॉइंट फिर दिमाग में बैठाना नोट में, नंबर 1 नंबर 2 वही चीज है। देखिए आपको पता है यहां से I धारा जा रही तो सभी में अलग अलग जा रही तो मतलब धारा का मान असमान और विभवांतर धारा असमान और विभवांतर समान होगा। धारा क्या होगी, असमान और विभवांतर समान होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा, ये अपेक्षा रखूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को भेजिएगा किसी भी विद्यालय में पढ़ते हो ताकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। ठीक है।